टाइम शो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रविवादी। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरा होने पर लोकसभा में 10 घंटे की लंबी बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके बाद संसद में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। वंदे मातरम पर पीएम ने विपक्ष को घेरा और नेहरू से लेकर जिन्ना के साथ आपातकाल का जिक्र किया, तो वहीं कांग्रेस और सपा ने पलटवार करते हुए राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विवाद का मुद्दा उठा दिया। प्राइम टाइम में आज हम बहस इसी पे करेंगे, राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रविवादी। पर उससे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में वंदे मातरम पर संग्राम, नेहरू टैगोर की चिट्ठी पर रार, पीएम का वार, कांग्रेस का पलटवार, संसद में राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रविवाद, वंदे मातरम के 150 साल, छिड़ी रात, वंदे मातरम गीत किसने की छेड़छाड़। देश बीजेपी वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है, तो वहीं वंदे मातरम पर सियासी तकरार भी तेज है। विपक्ष की मांग पर संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिस पर संसद गर्म हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने वंदे मातरम में विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 साल पूरा हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब 100 साल पूरा हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब कांग्रेस ने भारत के संविधान का गला घोट दिया था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। पीएम मोदी ने यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए और कांग्रेस को जमकर घेरा। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ।
वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? पीएम के आरोपों का जवाब संसद में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया। गौरव गोगोई ने पीएम पर पलटवार किया और पूछा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब बीजेपी के राजनीतिक पूर्वज कहां थे? तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे। दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में वंदे मातरम गीत पर बोलते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और कहा कि ये लोग राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी हैं। अखिलेश ने कहा कि अंग्रेजों ने लोगों को बांटकर भारत पर राज किया, उसी तरह से सत्ता पक्ष लोगों को बांटकर मतभेद पैदा कर सत्ता में बने रहना चाहता है। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। बता दें कि पूरा विवाद वंदे मातरम गीत को लेकर है। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। यह अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। वही कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया था। साथ ही यूपी में शैक्षणिक संस्थाओं में गीत को अनिवार्य किया गया है, जिसका समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल ने कहते हुए विरोध किया कि जबरन इसे नहीं थोपा जाना चाहिए। इस गीत को स्कूलों में अनिवार्य किया जाने के ऐलान से मुस्लिम नेताओं ने भी ऐतराज जताया है। संबल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस पर आपत्ति जताई। ऐसे में अब राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद की जंग छिड़ गई है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो मौजूदा वक्त में वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम साफ तौर पर छिड़ा हुआ है
और ये कोई पहला मामला नहीं है। वंदे मातरम को लेकर लंबे वक्त से, लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक विवाद चलता चला आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को लेकर जब 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो एक लंबी लकीर साफ तौर पे खींची, जो लकीर नेहरू से लेकर टैगोर तक की चिट्ठी पर आती है, जो नेहरू से लेकर जिन्ना तक का जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो आत्मा को साफ तौर पे खत्म करने की बात कह रहे हैं, जो साफ तौर पे संसद में जो प्रधानमंत्री ने बोला। तो इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्र विवादी ये जो बात चल रही है और इससे इतर वंदे मातरम को लेकर जो बात चल रही है, तो क्या ये चॉइस है, क्या ये जरूरी है, क्या ये सियासी मजबूरी है? इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश आज प्राइम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एच.डी. भारती, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका भी। रजा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है रजा रिजवी साहब। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष कुमार गुप्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आप सबों का। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले सीधे रुक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी के पास चलते हैं। प्रोफेसर जी, वंदे मातरम को लेकर 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1937 का जिक्र किया और फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया गया, ये बात कही। और मोटे तौर पे ये बात कही कि वंदे मातरम की आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बयान दर बयान आने लग गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया, कांग्रेस की तरफ से बयान आया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिया। लेकिन मौजूदा वक्त में हम आपसे समझना चाहेंगे, वंदे मातरम को लेकर क्या ये चॉइस है, क्या ये जरूरी है बिल्कुल, या सियासत की मजबूरी है? मैं समझना चाहूंगा आपसे। सियासत की जो विवशता है, आपने बोला, वो सियासत वाले लोग जाने, राजनीति की जाने। अब तक मेरा संबंध है इस वंदे मातरम गीत से को समझने का, जानने का, मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक तो इसको लेकर के विवाद किस प्रकार का है, विवाद होना क्यों चाहिए। और जैसा कि आपने सुना और प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे समय तक आज एक भाषण दिया जिसमें इस गीत से लेकर के जो बाद में राष्ट्रीय गीत हमारा बना, कैसे इसकी अवधारणा हुई, किस प्रकार से इसको रचा गया और किसने रचा, और कब ये एक प्रकार से लोगों के मन में घर कर गया और उनके जो उद्गार हैं, भाव हैं, उनको व्यक्त करने के लिए एक माध्यम बन गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये जानने के लिए। इतिहास तो आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था और उसके बाद में जब कुछ वर्षों बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर अपना एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, जिसके पीछे भी राष्ट्र की भावना थी, राष्ट्र के सजोने की भावना थी, उसमें इसको सम्मिलित किया गया। और उसके बाद आते आते जैसे आपने बताया कि फैजाबाद के अधिवेशन के बाद, जैसा प्रधानमंत्री ने आज स्वयं कहा है, बिल्कुल ठीक कहा कि इसके साथ विश्वासघात क्यों किया गया, इसकी आत्मा को क्यों निचोड़ करके बाहर निकाला गया। यदि आप पढ़ें, मुझे पूरे गीत में कहीं ऐसा नहीं लगता है इस गीत को गाते हुए अशफाकुल्ला खान फांसी पर चढ़ जाएं, जिस गीत को गाते हुए छोटे छोटे बच्चे गोली खाएं, जिस गीत को गाते हुए महिलाएं आगे बढ़ जाएं। लेकिन क्या सर, इसको लेकर क्या 2 अंतरे हटाए गए कांग्रेस के समय में? 3 अंतरे जो बहुत महत्वपूर्ण अंतरे थे, और उनको यदि आप पढ़ें, आप देखें, तो वो और जो पहले 2 अंतरे जिनको रख गया में बहुत अंतर नहीं है। उनका एक विश्लेषण अच्छा है, जिससे और मन में एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है कि ऐसे समय से, ऐसा समय था उस समय जब आप गुलाम थे, परवश थे, उस समय व्यक्ति जब तो चाहता है कि मुक्त होना, उस मुक्त होने के लिए मैंने बताया कि एक प्रकार से वो जो जनमानस था भारत का, उसका भाव बन करके निकला था ये। और ये ऐसे घर कर गया था कि आप जानते हैं क्या हुआ कि ये
बंगाल में इसका जन्म हुआ, बंगाल में वंदे मातरम नाम का अखबार निकाला गया। उसके बाद लाहौर में उर्दू में इसी के नाम से अखबार निकाला गया। बीकाजी कामा ने यूरोप में इसके नाम से अखबार निकाला। दक्षिण में सुब्रमण्यम भारती जो महाकवि हैं अपने, उन्होंने इसका इतना सुंदर अनुवाद किया। और पता है उन्होंने क्या कहा था सुब्रमण्यम भारती ने, कि जो अंग्रेज है वो सिर्फ दो वस्तुओं से आज भय कर रहा है, उसमें से एक वंदे मातरम का जो उद्घोष पूरे देश में हो रहा है, और दूसरा उससे जुड़ा हुआ जो स्वदेश और स्वराज्य है, उस इन दो चीजों से उन्होंने कहा नाइटमेयर कहा था, उनको बुरे सपने आते हैं इन दो गीतों को, इस गीत को सुन के, और जो स्वराज और स्वदेश की भावना है। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो स्वाधीनता संग्राम का ये एक बिंदु ऐसा बना था जहां पर, और ऐसा तलैया थी जिसमें सभी डुबकी लगाना चाहते थे। ठीक है, चलिए मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा। ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी है प्रोफेसर एच.डी. भारती साहब। एच.डी. भारती साहब, संसद में वंदे मातरम को लेकर संग्राम में अखिलेश यादव ने पर भी इससे साफ तौर पर निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, लिहाजा मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि उसमें आत्मा के हिस्से को हटा दिया गया, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, यह अन्याय क्यों किया गया, इसी ने विभाजन के बीज बोए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? क्योंकि आप लगातार कहते आ रहे वंदे मातरम को लेकर आपके संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद याऊर बख्श रहमान ने कहा कि किसी को यह गीत गाने से कोई बाध्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि संविधान ने भी सभी को स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन इन सब की भी समाजवादी पार्टी क्या कहेगी इसको लेकर? जी धन्यवाद। देखिए, वंदे मातरम तो एक भाव के रूप में है, वंदे मातरम हमारे हृदय में है, जो सच में कहा जाए तो देश में एकता और अखंडता जो चाहते हैं उनको जोड़ता है। हर व्यक्ति को, चाहे वो उसको अर्थ पता हो न हो, पूरा याद हो या न हो, लेकिन देश प्रेम की भावना से जो लोग भी ओतप्रोत हैं वो सभी मैं समझता हूँ केवल दो शब्द ही याद है, लेकिन उसको जरूर बोलते हैं, वंदे मातरम सही बोलते हैं। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रद्रोही है। आज जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो राष्ट्रद्रोही होगा, जो बोलेगा राष्ट्रवादी होगा। और भारतीय जनता पार्टी सबको इसके लिए सर्टिफिकेट देते चले कि आप गाओ या आप नहीं मानोगे तो आप राष्ट्रद्रोही है। तो वंदे मातरम एक भाव है, और ये जब बना, यानी जब लिखा गया 1875 में, तो शायद याद होना चाहिए कि कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। ठीक, मुझे वो प्रोफेसर साहब मुझे ये पता है, अगर उसमें 2 अंतरे या 3 अंतरे जैसा कि इतिहासकार जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगर वो जोड़े जाएं तो क्या आपको एतराज है? नहीं एतराज है, किसी को भी नहीं एतराज होना चाहिए, किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए ये। लेकिन कोई इसके लिए सर्टिफिकेट क्यों देगा? भारतीय जनता पार्टी क्यों देश के लोगों को सर्टिफिकेट दे रही है? इस पर राजनीति क्यों कर रही है? अगर ये गीत स्कूलों में अनिवार्य किया जाए, और जैसा कि किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर बयान दिया, वो बयान भी मैं चाहूंगा तो कोट कर सकता हूं, बता सकता हूं, क्या उसमें आपको एतराज है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप स्कूल में गवाओ, कहीं भी गवाओ, लेकिन इसके लिए आप फोर्स क्यों कर रहे हो? जितना आप फोर्स स्कूल में गवाने के लिए आप कर रहे हैं, उतना तो आप शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करके पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया सरकार ने। गरीबों को नई शिक्षा नीति ने गरीब बच्चों को दूर कर दिया, उसकी चिंता नहीं है, और आप इसको फोर्स कर रहे हो कि आप गाओ, और हो भी रहा है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इस पर इस तरह की क्षुद्र राजनीति क्यों की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में 11 सालों से है। इसके पहले तो वंदे मातरम याद नहीं आया क्या? कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसलिए रोज नए जो है इस तरह के मुद्दे चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यह मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये हमारे सबके हृदय में है, और वंदे मातरम को सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव सबने गाया था, और हजारों की संख्या। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही कि किसी को एतराज नहीं है, 2 या 3 अंतरे भी जोड़ दिए जाए तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बात साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे। रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ है, और महेंद्र सिंह भी हमारे साथ है, और मनीष कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। रजा रिजवी साहब किस तरह से देखते हैं ये जो वंदे मातरम को लेकर एक लंबा सियासी
विवाद और संघर्ष जो कहें चला आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो विवादित बयान इसको लेकर हमेशा आता रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर साफ तौर पर बयान दिया। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक लकीर खींची, तो इस लकीर को किस तरह से आप देखते हैं? क्या वंदे मातरम को लेकर जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस को खास तौर पे उन्होंने जो आरोप लगाए, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम, हाँ ठीक है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि शुरुआती दौर में जब वंदे मातरम का जो है वो विकास कहिए, जब वो लिखा गया और तैयार किया गया, तो उसके बाद लोगों ने जब वंदे मातरम के गीत को सुना, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, तो उस वक्त वो लोग जो है, आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही, बोलिए। तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो उस वक्त थे, उन लोगों ने पता नहीं क्यों इस चीज को विरोध किया, क्या समझ रहे थे कि उसमें खुदा की बात आ गई, या खुदा के खिलाफ बात की जा रही है, या अल्लाह के खिलाफ बात की जा रही है। उसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है। अब वो वंदे मातरम वो समझते हैं कि बस हम एक खुदा की इबादत करते हैं, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। लेकिन वंदे मातरम का ये मतलब नहीं कि वंदे मातरम को हम खुदा मानते हैं, खुदा नहीं मानते हैं वंदे मातरम को। क्या नजर साहब, आपने जैसा कहा मुस्लिम लीग का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसके अलावा भी सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध संगठनों ने भी मुद्दा उठाया था इसको लेकर कि एक धर्म विशेष के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है? क्या इसको लेकर दीगर मजहबों ने भी बात कही थी? नजर इद्रीस साहब, देखिए, अगर धर्म विशेष की आप बात करें तो मैं तो मुसलमान होने के नाते बताता हूं कि कुरान शरीफ में हमारे 30वें पारे में 112 नंबर का सूरा है, सूरह इखलास। उसमें साफ लिखा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी ये पैगंबर कहो कि अल्लाह एक है और अद्वितीय है, अल्लाह ही सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं, ना कोई उससे जन्मा ना वो किसी से जन्मा। तो ये जो चीज है इसको इंटरप्रेट गलत किया गया, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि बादशाहों का दौर था और इस्लाम जो है वो बादशाहों के हिसाब से समझा गया कि जो बादशाह जो आते चले गए। तो और वो अब जो है मुसलमानों को ऐतराज क्यों? अब वंदे मातरम को लेकर ऐतराज क्यों बड़ी तादाद में? बड़ी तादाद की बात अगर हम करें, इसलिए ऐतराज है कि जो आलिम दीन है उन्होंने ठीक से समझाया नहीं इसके बारे में कि भाई तुम ऐतराज जो कर रहे हो गलत ऐतराज कर रहे हो। कहीं खुदा का नाम नहीं है इसमें कि साहब अल्लाह की इबादत ना करो, कहीं ऐसा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाया नहीं। क्योंकि मुस्लिम लीग, जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की अपनी मतलब मुसलमान समझते थे मुस्लिम लीग हमारी है, लेकिन फिर भी बहुत मुस्लिम लीग चली नहीं। और इसीलिए देखिए कि देश की आजादी के बाद कभी भी मुसलमानों ने इस देश के अंदर आजाद होने के बाद अपना रहनुमा कोई मुसलमान को नहीं चुना। आप बता दीजिए कोई मुसलमान का रहनुमा कोई हो जिसके पीछे चलते हो, छोड़ दीजिए इनको जो ओवैसी आ गए हैं 5 सीट जीत जाते हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपना कोई रहनुमा नहीं सुना। या तो रहनुमा कभी इंदिरा जी को चुना, या जो है रहनुमा अपना जो है जो राजनीतिक पार्टियां आती हैं उनको अपना चुनता रहा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस्लाम के बारे में ठीक से अच्छे तरीके से हमारे आलिम दीन ने इसको क्यों नहीं बताया कि वंदे मातरम कहना। आप देखिए विधानसभा में हम लोग जाते हैं कवरेज करने, लास्ट में जब सदन खत्म होता है वंदे मातरम क्या आता है तो हम लोग खड़े होते हैं, सब लोग सम्मान से खड़े होते हैं। तो कोई मुसलमान वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहा है, वही राजनीतिक सोच के लोग उसका विरोध, राजनीतिक सोच के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक सोच के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। विजय खेरा साहब क्या कहेंगे आप? क्या वंदे मातरम को लेकर मुद्दा साफ तौर पे बनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बयान दिया और उसके बाद लगातार जो बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे विजय खेरा साहब उस बयान को लेकर जो बात कही जा रही है, और खासकर उस समय का जो जिक्र किया जा रहा है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया, इतिहासकार जाने माने हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिसमें हमने जिक्र किया उस समय का भी जिक्र किया और उन्होंने समझाया भी कि इसमें से 2 अंतरे या 3 अंतरे की बात की जाए उनको निकाला गया जिनमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है। ये बात जो अगर मैं समझ पा रहा हूं जो उन्होंने कही, क्या कहेंगे विजय खेरा साहब? हाँ अनम्यूट करें। विजय खेरा साहब आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगा अनम्यूट करें।
इस बीच में आरिफ साहब मैं एक शब्द कह दूं। जी बोलिए। मैं तो गदगद हो गया हूं रिजवी साहब की बात को सुनकर के। इतिहास के इतने सुंदर ढंग से इन्होंने रखा है। और अगर मैं जो तीसरा अंतरा, इसको तीन अंतरे निकाले गए, तीसरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिजवी साहब ने बिल्कुल उत्तम बात कही है, और वो ऐसी बात कही जो हर भारतीय इस प्रकार से सोचता है। मैंने पहले ही कहा था, हम हिंदू मुसलमान यदि करते हैं तो अशफाकुल्ला खान यही गीत गाते हुए फांसी पे चढ़े थे। हम आज उनका नमन करते हैं, देश उनका ऋणी है। तो जो 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 तरह की बात करें, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जिसको धर्म से जुड़ा जाए। कोटि कोटि कंठ कलक निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर्धत खरक रवाले, के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबल धारणी नामामि तरणी। माँ की बात हो रही है कि माँ आप अबला नहीं है, हम आपकी संतान हैं। यही भाव था उस समय। और मैं प्रोफेसर साहब आपने बात अच्छी कि मैं आऊंगा, बहुत बढ़िया बात, मैं आऊंगा। ब्रेक का वक्त हो चुका है, उसके बाद मैं विजय खरे जी के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा। क्योंकि जो खासकर विपक्ष कह रहा है कि भाई आखिर इतनी जबरदस्ती क्यों, आखिर जब ये चॉइस है तो प्रेशराइज क्यों। फिलहाल इस पर सवाल रहेंगे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी, ये बात अखिलेश यादव ने कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर वंदे मातरम को लेकर जो बयान साफ तौर पे दिया। तमाम गेस्ट हमारे साथ, और विजय खेरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा रतन तिवारी जी, जल्दी से मैं चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसको लेकर आप क्या कहेंगे? फैजाबाद अधिवेशन को लेकर वंदे मातरम के कुछ हिस्से, अहम हिस्सों को कांग्रेस ने हटाया, इस तरह की बात उन्होंने कही, आत्मा को हटा दिया, इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? सबसे पहले बताएं रतन तिवारी जी। बोलिए। के माध्यम से जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी काफी अच्छा बोलते हैं। उनके भाषण से पूरा देश गदगद रहता है। लेकिन बोलते बोलते वो क्या बोल जाते हैं, वो बाद में अगर अपने वीडियो को सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं। और क्या बोल गए बैठा है भाई। हाँ, रतन तिवारी जी बताइए, क्या बोल गए गलत प्रधानमंत्री? हाँ बोलिए, आप क्या गलत बोल गए बताइए। अरे तो कोई बैठा है कांग्रेस की तरफ से, उनको यह बताना चाहिए, उनको यह बताना चाहिए। रतन तिवारी जी आप बोलिए, अपनी बात को बोलिए, पूरा करें अपनी बात को जल्दी से। 53 वर्षों तक रतन तिवारी जी बोले, आपको शायद आवाज आ रही हो, लेकिन अपनी बात को पूरा करें जल्दी। शायद मुझे लग रहा है रतन तिवारी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। विजय खेरा साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए रतन खेरा जी, जल्दी से। रतन तिवारी जी बोले। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब आजादी की लड़ाई नेहरू के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस कहाँ था? और वो आरएसएस, बताइए, जो 53 वर्षों तक भारतीय तिरंगे झंडे का अपमान करता रहा, वो आरएसएस लोग जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का दावा करते थे, वो आरएसएस के लोग जो अंग्रेजों से वो आरएसएस और भाजपा के लोग जब बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़ा देशवासियों को तकलीफ होती है। कांग्रेस ने इस देश को सींचा है, इस देश को आजाद कराया, इस देश को बनाया है। वंदे मातरम हो, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे भारत का तिरंगा हो, बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री अपने इतिहास को समझे, प्रधानमंत्री अपने भूतकाल को समझे, अपने भविष्य को जानते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं तो पहले उस उंगली को अपने गिरबान में उठाकर देखना चाहिए।
ये बताइए एक बड़ी बात कांग्रेस के बारे में, अगर हम उस समय की बात करें तो नेहरू और आपको बता दें अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस को लेकर 1937 में एक समिति बनाई जिसने इस गीत पर आपत्तियां आमंत्रित की, गीत को लेकर। और जितना मेरा, जो मैंने इतिहासकार को सुना कि इसमें से 3 अंतरों को जो हटाया गया, अगर वो 3 अंतरों को जोड़ा जाए तो क्या आपको कोई दिक्कत है? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की ये पुरानी आदत है इतिहास को छेड़ना और 70 साल 150 साल पीछे चले जाना। आज बात किस पे होनी चाहिए? आज इंडिगो पे होनी चाहिए, आज बात महंगाई पे होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात आप आज बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए जब इतना बड़ा हुआ जिसको लेकर आपके खुद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भाई प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी बनाम जो उन्हीं ने राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विवाद का बात कही, तो भाई उन्हीं ने भी तो सीरियस लिया ना। अगर उसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कहां चले जा रहे हैं? आज मुद्दे पर रह लीजिए, कल हम फिर उस पर बात करेंगे, आप आइएगा। देखिए मैं तो बार बार मैं तो ये कह रहा हूं जो तथ्यात्मक बात है, जो तथ्यात्मक बात है उस पर कम से कम देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। रजा रिजवी साहब से पूछा मैंने, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या दिक्कत है जो इतने लंबे वक्त से ये विवाद चला आ रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल के बाद जब मोदी की गाथा सुनाई जाएगी तो 1000 कमियां देश के सामने गिनाई जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से देश को बर्बाद किया, किस तरीके से हर जिले का नाम बदला, किस तरीके से युवाओं को बेरोजगार बनाया, किस प्रकार देश को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। तमाम किस्से हम भी सुनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को आज जो परिस्थिति चल रही है उस पे बात करनी चाहिए। देश को 150 साल पीछे ले जाएंगे तो देश का और देश के युवाओं का, देश के महिलाओं का, किसानों का भला नहीं होगा। आज वर्तमान में देश को क्या चाहिए उस पे बात होनी चाहिए। आपका कहना है वंदे मातरम गीत आपके लिए मायने नहीं रखता, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे दिल में वंदे मातरम है, हमारे वंदे मातरम के लिए जीते हैं, उस तिरंगे झंडे के लिए जीते हैं। तो फिर आज मैं अगर उस पर बात कर रहा हूं तो फिर आपको समस्या क्या है? अगर आज मैं उस पर बात कर रहा हूं तो फिर दिक्कत क्या है आपको? कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका स्टैंड क्या। एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं भाई, एक तरफ ठीक है मैं आता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाहते हैं। माफ कीजिएगा, विजय खरे जी जवाब दें। अभी ये कह रहे प्रधानमंत्री इतिहास को छेड़ना चाहते हैं। अरे कुछ शर्म करो, तुमने जो इतिहास पढ़ाया था सब बदल के सारा कम्युनिस्टों ने जो इतिहास बना के पढ़ाया हमें स्कूलिंग में, हम अभी तक बाबर की 5 बता सकते हैं पीढ़ियां, सब शाहजहां जहांगीर सब दुनिया भर का बता देंगे। तो जिन्ना के मजार पे आपके अंकल क्या करने गए थे? हाँ, एक सेकंड अब आप चुप रहिए। जिन्ना के मजार पे आडवाणी जी क्या करने गए थे? ठीक आतंकवादियों को कंधार छोड़ने आप बर्दाश्त करो। सुनो एक मिनट, सबसे पहले प्रतिक्रिया आ जाए, और भी तमाम लोग बैठे हुए, मैं चाहूंगा जल्दी से प्रतिक्रिया आ जाए। विजय खेरा साहब मैं भी आपके पास आऊं, मैं एक सबसे पहले सबकी राय आ जाए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ महेंद्र सिंह भी जुड़े। महेंद्र सिंह जी, मैं आपका नजरिया भी समझना चाहता हूं। वंदे मातरम को लेकर लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं ठीक है विजय खेरा साहब, एक मिनट आप मुझे तमीज सिखाएंगे? नहीं देखिए, ये व्यक्तिगत होना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत होना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैं चाहूंगा व्यक्तिगत ना हो। विजय खेरा साहब और मैं चाहूंगा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है रतन तिवारी जी, एक मिनट रुक जाए, व्यक्तिगत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। महेंद्र सिंह जी मैं चाहूंगा जवाब दें जो मेरा सवाल आप। महेंद्र सिंह जी दरअसल ये मसला कुछ इस तरीके से गंभीर बना दिया गया कि इसमें हर एक व्यक्ति को एक ही तरफ अपना ओपिनियन देने की या एक ही तरफ राय रखने की का वेलकम है। अगर आपने जरा सा अपोजिट राय रखी तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये एक इस नजरिए से नमस्कार कर लेता हूँ। ये नजरिया नहीं। विजय खेरा साहब रुक जाए, जाने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे चुप करा। अरे मैं बात कही, महेंद्र सिंह जी पत्रकार है, मैं उनकी राय ले रहा हूँ। विजय खेरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको समय दूंगा ना, मैं आपको समय दूंगा। ऐसा नहीं है मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ। अगर कोई बीच में बोलता तो आप मुझे चुप नहीं, मैं आपको चुप नहीं करा रहा हूँ भाई, मैं आपका भी मत ले रहा हूँ।
वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आपसे लेता हूं, मैं पूरा समय दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। महेंद्र सिंह जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। अभी मैंने सिर्फ 2 वाक्य कहे और उसी का विरोध होना शुरू हो गया। मतलब आप अपनी ओपिनियन आप शांति से रख नहीं सकते, ये इसका विरोध होना चाहिए कि आपका कोई भी मंतव्य। यहाँ नास्तिक लोग भी हैं इस देश में, नास्तिक भी रहते हैं, आस्तिक भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं। आप कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत आजादी पर क्यों नहीं छोड़ सकते? आपको अनिवार्य हर चीज क्यों करनी है? अगर आपको अनिवार्य हर चीज करनी है तो आप ऊपर से अनिवार्य करना शुरू कीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि आप आज एक चीज मतलब महेंद्र सिंह जी मोटे तौर पर अगर कहें तो आप कह रहे हैं कि इसको चॉइस पे होना चाहिए, वंदे मातरम को चॉइस पर छोड़ दिया जाए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। हर व्यक्ति जो सम्मान, कौन सम्मान नहीं करता है? राष्ट्रगीत है, कौन सम्मान नहीं करता? सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक एक कर, और जो अनिवार्य करना चाहिए वो आप अनिवार्य नहीं करते। आप अकाउंटेबिलिटी अनिवार्य कीजिए ना भाई। सड़क टूटती है, एक्सीडेंट पे मौत होती है, उस मंत्री को जेल में डालिए, उस इंजीनियर को जेल में डालिए, ये अनिवार्य कीजिए। आप करेंगे क्या? कोई चीज जहां पर जो जनहानि होती है, जहां पर देश का नुकसान होता है, वहां पर किसकी गलती होती, वो अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं फिक्स होती। जो स्वैच्छिक चीजें हैं, जो स्वाभाविक चीजें हैं, जो अंदर से हृदय से जिसके निकलती हैं, उसको आप अनिवार्य करते हैं। ठीक है महेंद्र सिंह जी बात आ गई। मनीष कुमार गुप्ता जी मैं आपके पास हुआ, लेकिन विजय खेरा साहब ये जो बात महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, और ये बात कई लोगों के शायद मन की होगी, हो सकता है स्क्रीन पे ना बोल पा रहे, क्या वंदे मातरम को चॉइस पर छोड़ देना चाहिए, या उसको लेकर जो सियासत हो रही है और ये जो विपक्ष बात कह रहा है कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, लिहाजा वंदे मातरम को लेकर आते हैं, मुद्दा बनाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे विजय खेरा साहब? मैं पूरा का पूरा 1 मिनट आपको देता हूं, बोलिए। 15 साल 3 बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे और 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए, तब वंदे मातरम तो नहीं बोला, तब तो नहीं कहा कि वंदे मातरम करो। अभी 3 बार जीत चुके ना, तो ये अब तो राजनीति से जोड़ना ये आपका शौक है, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। सारे मुद्दे जितने विकास के हैं, डेवलपमेंट के, डिफेंस के, सारे आप जानते हैं भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। गरीबों का आखिरी आंसू पहुंचना, उनके लिए गैस देना, शौचालय पहुंचाना, आवास का। तो आपकी तकलीफ ये है कि अब आपके पास 0 मुद्दा है, नहीं तो समस्या उठाते आप हमेशा कोई भी चीज जो राष्ट्र हित से जुड़ी है, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी है, हम रहेंगे, उसको लगा के मानेंगे। आप सुन लीजिए अच्छी तरह। मतलब आपका कहना है कि अगर उसे मुझे लागू जबरदस्ती भी करना पड़े तो हम करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? अगर राष्ट्र हित से जो कोई चीज जुड़ी है, जिस आवाज को ले लेके हमारे हजारों लोग शहीद हो गए, फांसी पे चढ़ गए, वंदे भारत कह के, उस पर आपका ऐतराज है? ये सच है। अभी आप कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, ठीक है, वो कांग्रेस अलग थी। जो गांधी जी की कांग्रेस थी उसने क्या किया, क्या बताया, वो गांधी बात तो आज मोदी जी भी अपना रहे हैं। गरीबों को ये पहुंचाना, राहत पहुंचाना, उनको वैक्सीन लगाना, ये सब क्या है? ये गांधीवाद यही तो था। लेकिन आप उस पर नहीं चले 65 साल तक, आपने उसको बर्बाद कर दिया, उस कांग्रेस को। आज चौपट करके आप हर बात का, उस बात का विरोध करते हैं जो राष्ट्र होती है। इतिहास आपने बदला है। उस जमाने में नेहरू जी के टाइम से लेके जो इतिहास लिखा गया, सब मुगलिया इतिहास पढ़ाया गया हमें बचपन से। हर चीज मुगलिया पढ़ाई गई हम लोगों को। कभी हम लोगों को पृथ्वीराज के पिताजी और माताजी का नाम नहीं बताया गया। राणा प्रताप के माता पिताजी। विजय खेरा साहब अब आपकी बात आ गई, क्योंकि मुझे एक गेस्ट और को भी समय देना। बहुत देर से मनीष कुमार गुप्ता जी बैठे हैं। मनीष कुमार गुप्ता जी, तमाम पैनलिस्टों को आपने सुना, वंदे मातरम को लेकर अलग अलग राय है। महेंद्र सिंह जी अलग बात कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने अपनी बात रखी, रजा रिजवी साहब ने अपनी बात रखी, प्रोफेसर खरे साहब भी, माफ कीजिएगा, विजय खेरा साहब भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मनीष कुमार गुप्ता जी आप क्या सोचते हैं, क्या इसे चॉइस पर छोड़ देना चाहिए या इसे जरूरी कर देना चाहिए? क्या मौजूदा वक्त में सियासत की मजबूरी है, लिहाजा ये लगातार चलता रहेगा? अनम्यूट करके बोले सर, अनम्यूट करके। नहीं, मेरा अनम्यूट है जी। मेरे हिसाब से इस मामले को बिल्कुल गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जी, और खासकर कुछ पत्रकार महोदय और कुछ राजनीतिक लोग इस बात को खराब तरीके से प्रेजेंट करके इस मामले से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सच बोल नहीं सकते और बोलना नहीं चाहते। एक बात, आज का जो मुद्दा है, मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि रजा साहब या हरमन तिवारी साहब वंदे मातरम बोले या नहीं बोले, मुद्दा ही नहीं है। अगर राजा साहब नहीं बोलना चाहते नहीं बोले, अगर महेंद्र सिंह बोलना चाहते बोले, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है।
मोदी जी ने सिर्फ एक बात कही कि आजादी से पहले तुष्टीकरण करने के लिए, मुसलमानों की इच्छा पूर्ति करने के लिए वंदे मातरम की गीत को तोड़ा गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। समझिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतलब नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भारत मां को डायन कह देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह देते हैं कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उन पर कुछ नहीं हुआ। आजम खान पर केस चल रहा है, लेकिन वंदे मातरम ना कहने पर संसद में कोई फर्क नहीं पड़ा भट्ट साहब को। एनीवे, मेरा कहना यह है, आज किसी भी हिंदू मुसलमान को यह कहने का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण करने के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए, और शायद इस वजह से कहीं मुसलमान आजादी के आंदोलन में हिंदुओं का साथ दे देंगे, वंदे मातरम पर उनके ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया और वंदे मातरम की आत्मा को तोड़ा गया। अब वंदे मातरम को तोड़ा, इसका मतलब कौन से हिस्से को हटाया? वो हिस्सा जिसमें से, जिसको हटाने से मुसलमानों की इच्छाएं पूरी होती। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि तत्कालीन समय में जो राजा साहब बोल रहे थे कि उस वक्त परिस्थिति रही होगी, इसका मतलब क्या है? क्या मुसलमानों ने मना कर दिया? आप जो बात कह रहे हैं उसको समझिए। आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करने वाला, मैं वंदे मातरम की अगर बात करूं, आपने कहा इसको लेकर मुसलमानों के अलावा भी सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध संगठनों ने भी आवाज उठाई थी। मैं आऊंगा प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी से भी जानूंगा, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, ऐसी कोई भी आवाज नहीं उठाई। ये मुद्दा कब उठा? हाँ, बताइए। ये मुद्दा तब उठा जब सुभाष चंद्र बोस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने 5 दिन बाद उनको पत्र लिखा कि नहीं, हम ऐसा करेंगे, और ऐसा हुआ। तो सच्चाई ये है, आज की पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा के पूर्वज उस समय कहां थे, तो समाजवादी पार्टी तो ये बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी। संदीप त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप जल्दी से? कहना चाहते, प्रधानमंत्री नेहरू उस समय भी तुष्टीकरण कर रहे थे। चलिए, ठीक है, बात आ गई। क्या कहेंगे संदीप त्रिपाठी जी आप? कांग्रेस क्या कहेगी इस पर जो बात साफ तौर पर उठी? ठीक है, पहली बात तो मनीष जी बहुत ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं। इनसे लीजिए कि वंदे मातरम का जो 2 अंतरा है वो लिखा कब गया था? ठीक है, चलिए, मैं यहाँ पर कोई नॉलेज की वो नहीं चल रही। मैं कहूंगा आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए और आप ही बता देता हूँ। ये कोई जाता है कुछ नहीं चल रहा, दलाली करना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कुछ जानते हो? ये तरीका बिल्कुल ही नहीं। देखिए संदीप त्रिपाठी जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भाषा शैली नहीं चलेगी। ये भाषा शैली नहीं चलेगी। नहीं, संदीप त्रिपाठी, ये तरीका नहीं चलेगा। बीच में कांग्रेस ये तरीका ठीक नहीं। आप अपनी बात को रखें, आप अपनी बात को रखें। आज जो प्रधानमंत्री ने बोला उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं संदीप त्रिपाठी जी पर्सनल होने की बिल्कुल एक मिनट रुक जाए, सभी लोग रुक जाए। संदीप त्रिपाठी जी, पहले देखिए, यहाँ पे बात क्लियर होगी। संदीप त्रिपाठी जी, ये तरीका नहीं चलेगा। इस शैली में बात नहीं चलेगी डिबेट में, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप नहीं, पहले मेरी बात को समझिए। आप जो बात प्रधानमंत्री ने, उस बात को लेकर अपना वर्जन रखिए, मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन यह तरीका नहीं चलेगा। प्लीज बोलिए सर। हाँ, नहीं, उन्होंने, सुनिए सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश की जनता ने 17 वर्ष पीएम बनाया था, 17 वर्ष। और उस व्यक्ति के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी आपके चैनल पर की जा रही है, तो मैं सुनूं सर? नहीं, क्या अभद्र टिप्पणी? उस व्यक्ति के सुनो जिसको वही तो मैं कह रहा हूं। अगर उन्होंने टिप्पणी करी तो आप उसको सही तरीके से भाषा में बोलिए। मैं हूं ना, आप उसको भाषा तो सही रखिए। आप हाँ, बोलिए आप। मैं आपको जल्दी से मौका दे रहा हूँ, बोलिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब के जाता हूँ, हीरामन तिवारी जी। कोई डिबेट नहीं होती इस प्रकार की डिबेट पे, जब तक कांग्रेस भी बैठा है नहीं हो सकती। नहीं, देखिए,
बात आने तो दीजिए, ना सबकी बात आने दीजिए, मैं मानता हूँ। संदीप जी जल्दी से कम शब्दों में बोलिए, वक्त की थोड़ी सी कम। हाँ बस 10 सेकंड में मैं अपनी बात रखूंगा। दो चीजें सही तरीके 10 सेकंड ये 10 मिनट कर गए। पहली बात यह है सर कि अगर मोदी जी को दिक्कत है कि 3 अंतरे क्यों हटा के, पहली बात तो हटा नहीं, ये झूठ है अपने आप में। 2 अंतरे पहले से गाए जाते थे, वो पहले से वो लास्ट तक हमने 1905 में जब इसको समाहित किया, अपने प्रस्ताव पारित किया, तब भी 2 अंतरे थे, कभी हटने जैसी बात ही नहीं हुई। लेकिन वंदे मातरम जो सब नमस्ते वत्सले गाने वाले वंदे मातरम से बदला ले रहे हैं। आज राजनाथ जी ने सदन में बात कही, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम उस समय देशभक्ति जगाने वाला क्या उस समय को जगा दिया। क्या उस समय के 3 अंतरे हटाए गए थे या नहीं हटाए गए? तुमको 370 कौन लाया? एक बड़ा सवाल आता है, प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, इतिहासकार है, वही स्पष्ट बताएंगे। प्रोफेसर साहब मेरा कहना प्रोफेसर साहब, ये वंदे मातरम को लेकर ये जो बात कही कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मुस्लिम लीग के अलावा भी सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध संगठनों ने भी इसको लेकर, मतलब अंतरे को लेकर, खासकर जिसमें राष्ट्रवाद का जिक्र आ रहा था, इसको लेकर सवाल उठाए थे या नहीं उठाए थे? मैं सर आपसे जानना चाहता हूं प्रोफेसर हीरामन जी। नहीं, हमारे जानना चाहता हूं राष्ट्रगीत कब बना? राष्ट्रगीत तो है ही नहीं। राष्ट्रगीत कब बना? ये राष्ट्रगीत है ही नहीं, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये राष्ट्रीय गीत है। और इस प्रकार की डिबेट में आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बिल्कुल संभ्रांत वार्तालाप होना चाहिए। जाने दीजिए ना, अब देखिए पॉइंट पे बात है, मैं कोई चिल्लम चिल्ली करने नहीं बैठा हूं। हम तो चाहते हैं तथ्यात्मक बात आए, जो देश की जनता सुन रही हो, तथ्यात्मक बात है। प्रोफेसर हीरामन साहब आपका टाइम है, बोले जल्दी से। जी मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था, कोई नहीं कह रहा था, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं का था। इसमें आज मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि इतने सुंदर जो वंदे मातरम को लेकर के जो आप संवाद करना चाह रहे हैं, इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग यहां पर हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, जिसको इतिहास नहीं पता वो कहता है राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान होता है। पहले शब्द को समझिए। दूसरी बात यह है कि इसके जो अंतरे थे, राष्ट्र और राष्ट्रीय में अंतर बता दीजिए। चलिए, अरे बहुत अंतर है। हम कहा हमारी क्लास में आइए, हम बता देंगे आपको। बात तो आ जाने दीजिए ना भाई, मैं आता हूँ। ठीक है, बोले हीरामन साहब। अरे करो, आपको पढ़ाने के लिए नहीं, राष्ट्रीय और राष्ट्र में नहीं है, समझ में आता है। राष्ट्र मुझे नहीं समझ में आता कि आप इनको मत पढ़ाइए। और बात कर रहा हूँ, आरिश जी ने पूछा है कि क्या किसी और को कोई इससे आपत्ति थे? मुझे लगता है ऐसा इतिहास हमने एक सवाल पूछा है कि ये राष्ट्र मुझे ऐसी विवेक नहीं करनी। मिस्टर एंकर, इनको क्यों नहीं रोकते आप कांग्रेस की प्रवक्ता को? संदीप त्रिपाठी, एक प्रोफेसर एच डी भारती जी, फाइनल कमेंट आपका। डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोफेसर एच डी भारती जी, फाइनल कमेंट आपका। मैं जल्दी से फाइनल कमेंट ले लूं। प्रोफेसर एच डी भारती जी, समय खराब होता है हम लोगों का फालतू। मैं आऊंगा। मनीष गुप्ता जी आपके बाद। प्रोफेसर एच डी भारती जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिनके पूर्वजों ने 52 साल, मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये चॉइस, तो बात नहीं बोल सके ना अपनी, जो पहले बोल रहे थे उनको मेरा सवाल उस पे मेरी एक्शन, क्या ये चॉइस होना चाहिए या ये जरूरी होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक शब्द में, जल्दी से। हमसे राष्ट्र और राष्ट्रीय से जानना चाहते हैं। मैं प्रोफेसर एच डी भारती जी, प्रोफेसर एच डी भारती जी, क्या ये चॉइस होना चाहिए या जरूरी? समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? मेरा सवाल आपसे, बोलिए। नहीं देखिए, आप ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना, ये तो राजनीति हो रही है। नहीं, राष्ट्र भावना तो है ही नहीं। राष्ट्र भावना की बात नहीं हो रही है, ये तो केवल राजनीति। महेंद्र सिंह जी ने क्लियर बात कर दी। महेंद्र सिंह जी ने क्लियर कहा कि भाई नहीं, ये चॉइस में होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चॉइस ये धर्म गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। इसको धर्म गीत न बनाया जाए और सभी लोग वंदे मातरम को सबको गाना चाहिए, बस गाते समय उसमें बीजेपी का फ्लेवर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए रजा रिजवी साहब, फाइनल कमेंट आपका कम शब्दों में। यही सवाल मेरा आपसे भी। अरे सबको समझना चाहिए कि वंदे मातरम है क्या? मैं तुम्हें नमन करता हूँ माँ, सुजलाम सुफलाम मलयजर शीतलाम। क्या है माँ? तुम जल से परिपूर्ण हो, फलों से भरी हो, और मलय पर्वत में आती ठंडी हवा शीतलता प्रदान करने वाली है। शस्य श्याम लाम मातरम, तुम हरी भरी फसलों में ढकी हो माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो इस्लाम के खिलाफ है? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। जमीन की बात की जा रही है, जमीन उपजाऊ है, हरी भरी है, खेती है,
ये दो नारे जो है आजादी में बहुत अच्छे तरीके से चले, क्योंकि वंदे मातरम जब कहा जाता था तो स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणा स्रोत बनता था, और इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे जो थे, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब एक जोश भरने वाले नारे थे देश की आजादी के लिए, आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए कोई नारे होने चाहिए थे, तो ये नारे बनाए गए। और इस नारे से या इस अच्छी बात आपने कही महेंद्र सिंह जी, जो आपने बात कही कि भाई इस मुल्क के तमाम लोग रहते हैं तो इसको जो है चॉइस में होना चाहिए, लेकिन अगर इतना खूबसूरत गीत है, अगर इसे जरूरी भी कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है आपको महेंद्र सिंह जी? दिक्कत यह है कि क्या क्या जरूरी करेंगे और जरूरी करने की जरूरत क्यों है। सवाल तो ये बड़ा है, जरूरत क्या है, क्या आन पड़ी है जरूरत। आपको क्या अपने नागरिकों पर भरोसा नहीं है कि वो अपने राष्ट्र को प्यार करते हैं? आप राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम को अनिवार्य तौर पर करके, डंडा मार के आप उसको सिखाएंगे? ये कोई नियम कानून थोड़ी है कि एक नियम होता है, सख्ती से लागू होता है। आपको ये थोड़ी आप कहें कि भगवान की पूजा आप इस तरीके से करिए, ये अनिवार्य है। ये क्या बात हुई? आप कुछ इस बात का इस डिबेट से लेना देना क्या है? तो ये ऐसी चीजें हैं, इनको पता ही नहीं धारण करता है, नागरिक धारण करता है। डिबेट का टॉपिक महेंद्र सिंह जी, मैं रजा रिजवी साहब ने जैसा कि उसका एक अनुवाद बताया, खूबसूरत अनुवाद बताया, इसमें क्या इसी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ऐसी परेशानी है जो आपको लग रहा है कि आजादी में इन्होंने ठीक मैं शायद मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, फाइनल कमेंट आपका भी जल्दी से। दो बातें संदीप त्रिपाठी जी, फिर मैं विजय खरे जी आपके पास आता हूँ। विजय खरे जी, बंगाल के चुनाव को देखते हुए ये विषय लाया गया, और जिस तरीके से बहस से मोदी जी भाग गए, तो ये पता चलता है कि मोदी जी सदन में किस तरीके से लोगों को आधा सच और आधा झूठ के आधार पर गुमराह कर रहे हैं। उनको लगता है कि 3 अंतरे, सुन लीजिए सर बात, और महत्वपूर्ण बात, डिबेट का कंक्लूजन दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति असहमत हो जाएगा मैं कभी आपके चैनल पर डिबेट नहीं में आऊंगा। ठीक है, बोलिए। अगर सर मोदी जी में हिम्मत है और उनको ये लगता है कि पहले गलत हुआ है, तो सत्ता आज इनके पास है, बहुमत इनके पास है, तो आरोप मत लगाए, बूंदे में दम है तो उस 3 अंतरे को जोड़कर दिखा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये ठीक है, बात आ गई। विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब आप बोलिए। वो फ्रॉड के बस का है, ठीक झूठे का। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए मैंने आपको समय दे दिया। विजय खेरा साहब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है। ये जो बात कही जा रही है वो जो 3 अंतरे की बात, जिसको प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी ने, क्या उसको आप जोड़ेंगे? वो आपके फेवरेट हैं, आपके फेवरेट है कांग्रेस प्रवक्ता, आप उनसे बुलवा लीजिए। अरे भाई विजय खेरा साहब, मेरा फेवरेट कोई नहीं है, मेरा फेवरेट कोई नहीं है, मेरा फेवरेट कोई नहीं, मैं तो आपकी प्रतिक्रिया मांग रहा हूँ उस पर। आप दिल पे ले अब मैं आपको देखिए नहीं रुकिए, मैं चुप करा रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। संदीप त्रिपाठी जी 1 मिनट रुक जाए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। विजय खेरा साहब मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, आप बोलिए। हाँ बोलिए विजय खेरा साहब। मैं ये कह रहा हूं, पहले आपसे, मैं बाकी तो डिबेट आज की छोड़ ही दीजिए, अगर आपको इस तरह से डिबेट करानी है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप सारा त्रिपाठी जी से करवा लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता से। हर आदमी के बीच में आपने इन्हें बोलने का मौका दिया, हम तिवारी जी को नहीं सुन सके जो ठीक से बोल रहे थे, दूसरे बोले, उनके बीच और आपने खुद उनको मौका दिया। आप अब बोलिए, मैं चाहूंगा उसी बात का उलझे रहिए, आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, ये भी दिक्कत हो जाती है। मैं विजय खेरा साहब मैं कह रहा हूँ, बोलिए आप, आपके हिसाब से जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप ये चाहते, 2 सेंटेंस देने का नहीं बोलने देते, तो बोलिए, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन आप उसी बात को रिपीट करें जरा, बोलिए। जैसे मैं एक लाइन बोलूंगा, आप देखना ना, ये बोलेंगे नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। जनता आपकी बात का जवाब दूं, मैं त्रिपाठी जी के हाथ बीच में बोल रहे हैं आप अगर ये कांग्रेस वो कांग्रेस होती जो गांधी जी के समय में थी, उसको नेहरू जी ने बदला,
जो चुने गए थे प्रधानमंत्री, इनकी ड्यूटी थी हिंदू मुस्लिम को बराबर रखना, लेकिन हर चीज में आपने मुसलमानों का फेवर किया, उसका नतीजा आज ये कांग्रेस की दुर्दशा है। राव मोदी जी का सवाल, उनका राष्ट्र प्रेम और उनकी जनता की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बराबर 30 साल से चल रही है। ये समझ लीजिए, आप कहीं हारते नहीं है, वो अब जा भी आते। अब राष्ट्र का सवाल है, ये संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट रुक जाए, बोलने का मौका आपको मैंने फाइनल कमेंट वो तो ठीक है, ठीक है, हार के अमेठी तक में हार गए। चलिए अलग विषय में जा रहे हैं। विजय खेरा साहब, वक्त की थोड़ी, मनीष कुमार गुप्ता जी फाइनल कमेंट कब शब्दों में जल्दी से। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने क्या किया, तो नेहरू जी ने भाजपा के जन्म से 50 साल पहले जब ये नहीं मेरा सवाल गिर्द गिर्द ही मनीष कुमार गुप्ता जी, मैं चाहूंगा मेरे सवाल ये है आपसे, ये जो मोटे तौर पे बात निकल कर आ रही, क्या इसको चॉइस पे रहना चाहिए जो साफ तौर पे ये बात कही गई, या इसे जरूरी होना चाहिए कि नहीं जरूरी है, जैसे महेंद्र सिंह का एक नजरिया था, लेकिन मैं आपसे इसी पॉइंट पे जानना चाहता हूँ, चॉइस या जरूरी। आप इस डिबेट को खराब कर रहे हैं और जानबूझ के खराब नहीं कर रहे, वही ठीक बोल रहे हैं आप। आप डिबेट का चौकसा कर रहे हैं, कांग्रेस ये डिबेट आपने अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की है इस डिबेट में। दोनों लोग सुनिए इस तरीके से इस कांग्रेस के व्यक्ति ने मोदी जी के, अरे रुकिए, पूरी डिबेट कर दिया जिस तरीके खेरा साहब मैंने आपको समय दिया, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको परेशान होने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता। मोदी जी का अपमान किया है, संस्कार है, मोदी जी का अपमान किया है। चलिए थोड़ी सी वक्त की कमी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विजय खेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी, प्रोफेसर अजीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर हीरामन साहब आपका बहुत बहुत, रजा रिजवी साहब आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष कुमार गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रार है राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रवादी एक तरफ चल रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लंबे समय से बयानरत है, लेकिन मोटे तौर पर जो निकला वो ये निकला कि वो जो 3 अंतरे जिसके बारे में जो कहा गया कि हटाए गए, क्या उसको फिर से जोड़ा जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वंदे मातरम जो इतना खूबसूरत गीत है उसमें ऐतराज किसको है, जिसमें जमीन की बात की जा रही है, जिसमें प्रकृति की बात करी जा रही है, जिसमें हर चीज की बात है, तो ऐतराज क्या। और उससे बड़ी चीज यह है, उससे बड़ी चीज यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, और ये चॉइस और एक तरफ जरूरी और सियासी मजबूरी है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों